नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन। आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। एक बार पुणे में उत्तर प्रदेश में जनपद बागपत के छपरौली में मौजूद हूं। मेरे पास उपस्थित हैं चेयरमैन छपरौली श्री धर्मेंद्र खोखर साहब। छपरौली में एक प्रकरण हुआ है जिसमें एक बच्ची की डेथ हुई है। जानने का प्रयास करेंगे चेयरमैन साहब से कि क्या इनके संज्ञान में वो मामला है और उस मामले के पीछे सच्चाई क्या है। चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई जी, मिडनाइट एक्सप्रेस का धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले छपरौली में एक बच्ची की डेथ हुई। बताया जा रहा है कि किसी डॉक्टर के यहाँ वो इलाज कराने के लिए उस बच्ची के परिजन उसे लेकर के गए, जहाँ उस बच्चे की डेथ हुई। ये क्या मामला है? डॉक्टर कॉम्पिटेबल था या नहीं था? क्या मामला है पूरा चेयरमैन साहब? संदीप भाई, ये करीब विगत 30 दिन पुरानी बातें हैं। लास्ट मंथ के करीब शुरुआत में मुझे इसकी जानकारी, मैं नोएडा में था किसी पर्सनल कार्य से, तो यहाँ से फ़ोन भी गई मेरे पास में। आने के बाद मुझे सारी चीज़ों का पता लगा। विस्तार से मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, इसमें थोड़ी जल्दी नहीं करूँगा। ये यहाँ पे हरिजन परिवार है जो राठौड़ा रोड पर लेफ़्ट साइड में एक परिवार पड़ता है। उसमें एक विधवा औरत है जिसका नाम ममता है। उसकी ये लड़की थी, 9th क्लास में पढ़ रही थी। पिंकी नाम से लड़की थी। उसकी मृत्यु राठौड़ा रोड पर ही राइट साइड में एक क्लिनिक बना हुआ है, दुर्गा क्लिनिक। जो वहाँ पे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है वो होम्योपैथिक का डॉक्टर है। उसका नाम सुशील कुमार है। ये लड़की दोपहर के बाद, डेट मुझे पक्की याद नहीं, वहाँ पे एडमिट कराया उसको, लड़की को, क्योंकि सभी लोगों ने देखा। एडमिट के टाइम भी बहुत लोग थे वहाँ पे, क्योंकि परिवार चला भी जाता है। इसने वहाँ पे जाते ही उस लड़की को अपने क्लिनिक पर एडमिट कर लिया और उसका इलाज चालू कर दिया। है तो ये होम्योपैथिक का डॉक्टर, और इसने जो ट्रीटमेंट चालू किया वो एलोपैथिक का कर दिया। एलोपैथिक यानी कि डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिशनर जो है, रजिस्टर्ड अगर वो है या डिग्री उसके पास है होम्योपैथिक की है, लेकिन उस बच्ची का इलाज उसने एलोपैथिक दवाओं से आरंभ किया। बिल्कुल। अच्छा, एक और सरप्राइज चीज़ देखने में इसमें, डिग्री का तो देखो, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। भाई डिग्री करा भी ली हो, एसएचओ ने भी करा ली हो, छपरौली ने जांच, मुझे नहीं पता, एसडीएम ने साहब ने जांच करा ली हो मुझे, लेकिन ये मैंने जांच कराई मैं खुद अपने लेवल पर कि ये बागपत में डॉक्टर का जो प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। ये तो मैंने कई बार इसमें जो प्रयास मैंने पहले भी किए पूर्व में। मेरे पास आपका तो धन्यवाद, आपने कवरेज किया आकर, आपका धन्यवाद है। इस परिवार के लिए आपने ये योगदान दिया। आप बहुत लंबी यात्रा करके आए, मैं आपका फिर धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैंने भी इसमें कई बार प्रयास किया। मैंने डीएचओ मैडम उषा वर्मा जी, मैंने उनसे फ़ोन पे भी बात किया, सभी रिकॉर्ड्स भी मैंने भेजे। उन्होंने भी इस चीज़ का प्रूफ किया कि दुर्गा क्लिनिक या डॉक्टर सुशील के नाम से यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। नंबर एक बात। दूसरा, उन्होंने ये भी एडमिट किया कि होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन एलोपैथिक तरीके से किसी को सिरिंज लगा के, ग्लूकोज लगा के और सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन लगा के, ये ट्रीटमेंट होम्योपैथिक करता ही नहीं है। ये चीज़ें उन्होंने भी मुझे बताया कि अगर इस प्रकार की घटना हुई तो इसकी मैं जांच करूंगी। मैंने उनको विद प्रूफ सभी चीज़ें भेजी, वहाँ की ऑडियो भी, वीडियो भी। जो उस दिन के ये लड़की एडमिट हुई, वहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे दुर्गा क्लिनिक के सामने हरिजन परिवार, उनकी भी, डॉक्टर की यहाँ पे जो पुलिस विभाग में FIR हुई वो भी भेजा मैंने। उसके बाद में हमने डीएम साहब को जो चिट्ठी लिखी वो भी भेजा मैंने। सब कुछ उन्होंने जांच भी भेजी यहाँ पे, और जांच में भी ये खुल के आया है। अब मुझे पता नहीं कि उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जांच में भी ये खुल कर आया है कि इसका, डॉक्टर सुशील का या दुर्गा क्लिनिक का बागपत में कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। चेयरमैन साहब, एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें कथित रूप से वो जो चिकित्सक है सुशील, उसके फादर पहले बात कर रहे हैं किसी सज्जन से, बाद में वो डॉक्टर सुशील भी बात करते हैं, जिसमें डॉक्टर सुशील के फादर भी और वो भी दावा करते हैं कि उन्होंने इंस्पेक्टर छपरौली को 70,000 रुपया दे दिया, या फिर थाना छपरौली को 70,000 रुपया दे दिया, और उल्टा उस मृतक बच्ची के परिजनों के ऊपर ही पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा लाद दिया 25 लोगों के खिलाफ। इसमें कितनी सच्चाई है? आपको मैं ये चीज़ बता भी दूं, मैंने भी इसका संज्ञान लिया, मैंने भी वो ऑडियो सुनी है। उसमें इतनी मजबूती के साथ
डॉक्टर ये पक्ष रख रहा है कि मैं तो 70,000 रुपये थाने में दे चुका, जो मेरा खर्च हो चुका, अब उससे मैं 5 पैसे ज़्यादा इनको नहीं दूंगा, ना मैं इसकी कोई आर्थिक मदद करूंगा परिवार की, मैं थाने में और 2 लाख दे दूंगा। देखो कितनी बड़ी बात है, यानी कि वहाँ फीस 70,000, 1 लाख, 2 लाख चली जाती है। वो कह रहा है कि मैं थाने में और दे दूंगा, इनके खिलाफ जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इनको सबको जेल में डलवाने की वो कोशिश करूंगा थाने के माध्यम से। एफआईआर में कितनी सच्चाई है कि मृतक बच्ची के परिजनों के विरुद्ध ही एफआईआर दर्ज पुलिस ने कर दी, इंस्पेक्टर छपरौली ने? ये तो रिकॉर्ड में रहेगा। देखो पुरानी चीज़ें कोई बदल नहीं सकता। आपके सामने जो चीज़ें आई, नंबर 1 उसका डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई बदल नहीं सकता, पुरानी डेट में कोई कर नहीं सकता। दूसरी चीज़, लड़की की डेथ इसके क्लिनिक पर हुई, कोई बदल नहीं सकता। एफआईआर भी आपके इंटरव्यू से पहले हो चुकी है, उसको भी कोई बदल नहीं सकता। 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा था, मृतक बच्ची के परिजनों के? बच्ची के परिजनों में, उसमें कुछ नाबालिग भी हैं। और वो मुकदमा अगर किसी के परिवार में इस प्रकार की डेथ हो जाती है, मेरे किसी भी सराउंडिंग एरिया में हर आदमी प्रयास करता है कि आरोपियों के विरुद्ध दबाव बनाकर प्रशासन से मिलकर कार्रवाई करें। उस दिन एसडीएम साहब ने भी संज्ञान लिया था कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। उस टाइम पर कोई मुकदमे की बात नहीं थी। इनको तो मुकदमा भी बाद में पता लगा। मुकदमे का रीज़न बता देता हूँ मैं आपको जी। ये परिवार मैं मिलके भी आ चुका, आप भी चाहे मिल लेना या मिलके आ चुके होंगे, मुझे नहीं पता इस बात का, आप मिल भी लेना। क्या कोई पीड़ित पक्ष हरिजन परिवार का किसी अपर लेवल के आदमी को डरा के, गला पकड़ के, धमका के, कट्टे तमंचे दिखा के कोई कुछ कर सकता है? और जिसमें कि उनके घर में ही प्रॉब्लम हुई, उनके घर में ही लड़की की डेथ हो गई। ये तो चीज़ बिल्कुल नाजायज़ है कि उन्होंने वहाँ जाके तोड़ फोड़ कर दी, मार काट कर दी। भैया इतना आप भी हर वक्त पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में घूमते हैं, अलग अलग जगह की आप कवरेज करते हैं। ये तो अधिकार है कि अपनी बात को सुनाने के लिए, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो अपनी बात सुनाने के लिए पीड़ित को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हाँ शांति के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। ये जो 70,000 वाली ऑडियो की बात है, ये जांच का विषय है, जांच होनी भी चाहिए। अगर वो इतनी सच्चाई के साथ डॉक्टर सुशील कह रहा है कि 70,000 थाने में दे दिया और 2 लाख दो, इसका मतलब वहाँ पे कनेक्शन जुड़ा हुआ हो सकता है। आजकल छपरौली इंस्पेक्टर कौन है? छपरौली में अभी जो एसएचओ हैं यहाँ पे कुलदीप सिरोही जी हैं, और मुझे लगता है कि ये वो भी, इनको टाइम काफ़ी गया। तो अभी तो बागपत में सभी जितने भी कोतवाल या इंस्पेक्टर थे सभी चेंज भी हुए, लेकिन एक छपरौली थाने के ही सिरोही साहब भी हमारे जमे हुए हैं। अच्छी बात है। आपने इस मामले को उच्चाधिकारियों के समक्ष उठाया चेयरमैन साहब? जब मैं नोएडा से वापसी आया, पीड़ित परिवार से वो भी आए, मैं भी मिला, घर पर जाकर भी मिला, सबसे बात भी हुई। मैं डीएम साहब श्री जितेंद्र प्रताप जी से मैंने मुलाकात भी की। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि आप इस पर एक एप्लीकेशन मुझे दीजिए, मैं जो भी हर संभव मदद होगी इन लड़कों के नाम निकलवाने के लिए करूँगा भी। उन्होंने एसपी साहब बागपत को भी इसके लिए मुझे लगता है किया होगा, क्योंकि उसमें से 25 लोगों में से कुछ नाम निकल भी गए, 16 नाम निकल चुके हैं, 9 नाम अभी भी बैलेंस हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे एडवाइज भी किया डीएम साहब ने कि आप इस पर जो भी कार्रवाई चाहते हैं उसकी एक लेटर बना के प्रतिलिपि मुझे भी दें। आप यहाँ के पुलिस अधीक्षक को भी इस चीज़ के लिए आप वो कॉपी दें। हमने वहाँ पे भी दिया, तो उसका ये रिजल्ट तो रहा कि उसमें से 16 नाम तो निकल गए, लेकिन अभी भी 9 नाम हैं। एक चीज़ है। दूसरी चीज़, उसकी परिवार की कोई आर्थिक मदद का आश्वासन अभी तक सरकार की तरफ से या कथित जो डॉक्टर है जिसने ये कृत किया है उसकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। तीसरा मामला ये आया कि डॉक्टर इतने ज़ोर शोर के साथ अपनी बात रख रहा है कि मैंने 70,000 रुपये थानेदार को दे दिए यहाँ पे छपरौली में, और उसके बाद अगर और भी पैसे देने पड़ जाएं तो मैं थाने में दे दूँगा, इस परिवार की मदद नहीं करूँगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी कौन सी खिड़की खुली हुई है कि 70,000, लाख, 2 लाख डॉक्टर उस खिड़की से दे सकता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो कि एक बच्ची की डेथ होती है, उसके परिजन न्याय की मांग करते हैं, और छपरौली में मृतक बच्ची के परिजनों के विरुद्ध ही मुकदमा कायम कर दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है इस तरीके से पीड़ित कभी अपनी आवाज़ उठा पाएंगे? संदीप भाई,
ये तो अच्छा माध्यम है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको इंटरव्यू में बातें बताता भी रहता हूँ, नगर पंचायत के बारे में हो या विकास कार्यों के बारे में हो। ये बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि माध्यम सबसे पहले क्या रहता है, अगर किसी को कोई डिमांड करनी है अपने न्याय के लिए, तो क्या माध्यम रहता है? सबसे पहले थाना। न्याय के लिए सबसे पहले या तो प्रमुख प्रधान हो या प्रमुख चेयरमैन हो, उनके पास जाएगा व्यक्ति या महिला। उसके बाद थाने जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि भाई आप थाने जाइए। थाना उस पर उचित कार्रवाई करते हुए आगे प्रेषित करे, मान्य न्यायालय को दे, उचित धाराओं में उसका चालान हो। उसके बाद अगर फिर भी कहीं गुंजाइश है तो माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी या लोकल में जो हमारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, हम उनके पास जाने का कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता आदमी कहाँ देता है कि मैं थाने जाऊँ, मुझे न्याय मिलेगा, या मैं चेयरमैन के पास जाऊँ, मेरी बात रखेंगे वो जाकर। अगर यहाँ से ही न्याय नहीं मिलेगा तो उन लोगों की हिम्मत नहीं कि वो गाड़ी अफोर्ड करके, जिनके लोगों के घर में रात को रोटी खाने के लिए, मैं सचमुच उसकी लड़की की माता से मैं कई बार गया भी, घर परिवार पे भी गया, सबसे मिल के भी आया। मैं सच में बोल रहा हूँ, आप सडन जाके जांच करा लीजिए किसी से भी। अगर उस घर में 2 टाइम की प्रॉपर रोटी बन के मिल जाती हो, तो मैं जो बात कह रहा हूँ इन बातों से सबसे विमुख होके मैं ही माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन इसमें बड़ा अन्याय हुआ, बड़ा अन्याय हुआ इसमें। यहाँ आपको एक जानकारी हम और देना चाहेंगे इस मामले में। आज जब हमने सीओ बड़ौत, नाम तो मैं उनका परिचित नहीं हूँ, शायद नए कोई आए हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी दी गई, जब हमने उनसे बात की कि डीएसपी साहब ऐसे ऐसे कोई मामला आपके संज्ञान में है, तो उन्होंने हमें सीख पढ़ा दी कि आप कानून देखिए, कोई अगर सड़क जाम करेगा तो उसके विरुद्ध तो मुकदमा कायम होगा। यानी कि डीएसपी साहब आप यहाँ ये भूल गए, जिन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सामने रखी, वो न्याय चाह रहे थे। उस परिवार की एक बच्ची की डेथ हुई थी, और डेथ एक ऐसे डॉक्टर के यहाँ हुई थी जो अपनी पैथी से, यानी कि होम्योपैथी का डॉक्टर है, और वो एलोपैथिक में इंजेक्टेबल मेडिसिन, अगर माना जाए परिजनों का जो आरोप है, इंजेक्टेबल मेडिसिन के माध्यम से वो ट्रीटमेंट कर रहा था, और जिसकी पुष्टि डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक ऑफिसर बागपत डॉक्टर उषा वर्मा ने भी की। उसके बाद हमने जब एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मेरठ जोन से बात की, तो उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन अभी मैं इस मामले की जांच करवा रहा हूं। सीओ बड़ौत को मैं ये मामला स्पेशल रूप से देखने के लिए अभी बोलता हूं। तो उन्होंने, जहां तक मैं समझता हूं, एडीजीपी मेरठ ने सीओ बड़ौत को इस मामले के लिए बोला भी, क्योंकि जैसे ही ये बातचीत खत्म होती है, इसके आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर सरगर्मियां बढ़ जाती हैं छपरौली के अंदर। जी चेयरमैन साहब, अब आप क्या इसमें इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लखनऊ स्तर पे भी कोई कार्रवाई या लखनऊ स्तर पे कोई पत्राचार का प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं? मैं आपको ये चीज़ पहले भी बताया कि मैंने बागपत डीएम श्री जितेंद्र प्रताप जी के संज्ञान में चीज़ें लाई हुई हैं, और अभी मैंने लास्ट वीक में मुख्यमंत्री साहब श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके पास मैंने रजिस्ट्री, पूरी पीड़ित का पूरा पक्ष रखा, उनके पास रजिस्ट्री की हुई है। एडीजी साहब को भी मैंने पत्र प्रेषित किए हुए हैं पीड़ित की तरफ से। उसके बाद मैंने महिला इसमें मानवाधिकार में भी हमने इसको सभी पत्र को लगा के, जितनी भी हमारे पास डिटेल थी, प्रेषित किया गया है। इसमें एक कदम और उठाएंगे। मैं सांसद साहब से मिलकर, चाहे लखनऊ मुख्यमंत्री साहब से टाइम लेना हो, हाथ जोड़कर ये निवेदन करने में कि इस पीड़ित महिला की मदद हो, सरकार की तरफ से भी आर्थिक मदद हो जाए। इस डॉक्टर को जो जालसाजी, मैं बोलूँगा, अब तक तो जालसाजी है, जो जालसाजी करके पुलिस पर दबाव बनाने के साथ साथ इस परिवार पर भी अब तक दबाव बना रहा है, इसको भी दंडित किया जाए। और जो ये ऑडियो का मैटर आया है, मैंने खूब डॉक्टर के पिता और डॉक्टर को खूब सुना। उसमें जो सीधे
70,000 का आरोप, बल्कि जो पीड़ित पक्ष है उनको भी वीडियो मिली हुई है, ऑडियो मिली हुई है, जो थाने में इतनी सुगमता के साथ 70,000, लाख, 2 लाख रुपए दे देते हैं। थाने की व्यवस्था में भी सुधार करने के लिए आग्रह करेंगे कि थाने में कम से कम पीड़ितों के लिए सुनवाई का एक केंद्र रहे, ये पैसे ऐंठने का केंद्र ना बन पाए। चेयरमैन साहब, एक बच्ची मर जाती है डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट के कारण। अगर परिजनों के आरोपों पर विश्वास किया जाए, परिजन न्याय की मांग करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से उनके अनुसार वो आंदोलन करते हैं अपना। बहुत कम मामलों में देखने में आया है कि थानाध्यक्ष पीड़ित परिवार के ही बहुत बड़ी संख्या में लोगों के विरुद्ध मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज, और धाराएं भी ऐसी जिनमें सजाएं जो है 7 साल से अधिक हैं, और सीओ यानी कि डीएसपी उस थानाध्यक्ष को सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? ये तो क्या ये 70,000 ही कारण है या इनकी पीठ पर कोई और बड़ा हाथ है? मैं आपको बताऊं, ये दरअसल पक्ष और विपक्ष 2 मुद्दे बन ही जाते हैं हर जगह। कुछ लोग गलत को भी सही कहने में नहीं हिचकिचाते, लेकिन जो सही लोग हैं वो सही को सही कहना पसंद करते हैं। इन पर मुकदमे करने का रीज़न एक इलिटरेट और अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है, जिसको कुछ नहीं पता। उस पक्ष को चुप करके बैठा दिया गया कि आप आवाज़ ही नहीं उठा सकते, आप चुप बैठिए। पीड़ित पक्ष को अदरवाइज आप पे पहले ही मुकदमे हैं, वो तो आवाज़ उठा ही नहीं सकते। मेरे अनुसार भी, आपके अनुसार भी, उनके अनुसार भी। पुलिस ने उन पर मुकदमे लगा दिए, शांति भंग में मुकदमा लगा दिया, तोड़ फोड़ का मुकदमा लगा दिया, जाम लगाने का, एम्बुलेंस रोकने का, मतलब गंभीर धाराएं। 7 साल से भी इसमें 382 जो है 382 लगा दिया 382 में 7 साल से ऊपर यानी कि 10 साल तक की सजा है। कि आप तो बिल्कुल चुप हो जाए, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। ये तो पुलिस की तरफ से धाराएं लगाई, जिसमें कि कोई भी कंप्लेन, किसी भी प्रकार की कंप्लेन डॉक्टर की तरफ से नहीं गई। विदाउट एनी कंप्लेंट पुलिस ने कराई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें डॉक्टर की तरफ से उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं दिया गया। अच्छा, हाँ, यही मैं रोकना चाहूँगा आपको। एक मामला छपरोली का ऐसा आया था कि 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी कुछ दिन पूर्व, और उसमें दोनों पक्षों में से किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की थी, और उसमें पुलिस ने दोनों ही पक्षों के ऊपर गंभीर रूप से धाराएं लगा करके उनको कई दिन जेल में रखा था। ये क्या मामला ऐसा हुआ था छपरोली में? मैं बीच में थोड़ा सा याद आ गया मुझे इस कि विदाउट एनी कंप्लेंट जो है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। अच्छी बात है हालांकि कार्रवाई, अगर कोई दंगा किया किसी ने, लेकिन दोनों ही पक्ष ये सुना गया कि समझौते के लिए इच्छुक थे और समझौते का लेटर भी दिया था। बावजूद इसके दोनों ही पक्षों के विरुद्ध मुकदमा गंभीर धाराओं में 307 जैसी में दायर करके उन्हें कई दिनों तक जेल में रखा था, कई लोगों को। मैं उसमें खुद विटनेस, साक्ष्य हूँ मैं उसमें। कई बार इतना अच्छा कार्य पुलिस कर देती है, हम तो सरप्राइज हो जाते हैं। वो सुबह सुबह आपसी में झगड़ा हुआ, ये थाने के थोड़ा सा आगे जाके तो दुकान वाले हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ, मार पिटाई। मतलब व्यापारियों को तो वैसे भी नरम माना जाता है, विनम्र माना जाता है। कई बार ऐसी भाई सुबह सुबह गुस्से से वो कूड़ा डालने के ऊपर, आई डोंट नो, वो तो थोड़ा बहुत ही झगड़ा था, उसमें लाठी डंडे चल गए। गर्म रहता है सुबह सुबह भाई पारा कूड़े के टाइम पे कि मेरे यहाँ कूड़ा डल गया, साफ़ सफाई होके गई। जो भी था वो दोनों परिवार आपस में झगड़ के गए। चलो आपस में चोट भी लग गई, भाई जब झगड़ा होगा जायज़ सी बात है, चोट भी लग सकती है, चोट भी लग गई। तो उनमें से दोनों पक्षों में कुछ देर तक बातचीत नहीं हो पाई। तो मैंने खुद झगड़े के आधा पौना घंटे बाद मैंने SHO छपरोली कुलदीप सिरोही जी को, यही इंस्पेक्टर साहब थे उस टाइम, इंस्पेक्टर साहब थे, मैंने सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि जी ऐसे झगड़ा हो गया और हम फैसला चाहते हैं। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा SHO साहब, ये तो वैसे भी बनिया लोग हैं, ये अपना व्यापार छोड़ के कहाँ थाने तहसील में जाएंगे, आप क्या लगी, इस पर तो FIR हो चुकी। उस केस में 7 दिन तक, 6-7 दिन तक दोनों तरफ से 3-3, 4-4 लोग जेल में रह के आए, समझौता हो नहीं पाया। फिर कोर्ट के माध्यम से ही उनको, माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उनको किसी तरीके से कोर्ट से रिलीज करा के लेके आए, उनका फैसला लिखवाया गया। वो प्रक्रिया बाद की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार थे तो उनका समझौता तब तो हो नहीं पाया। अब समझौते की गुंजाइश थी कि डॉक्टर पक्ष को भी
डांट डपट करके इस पीड़ित पक्ष की मदद करवाई जाए, प्रशासन को भी लिखा जाए यहाँ पे समझौता कराने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे समझौता जो है होने के बावजूद भी नहीं होगा, यहाँ पे किसी को दबाव दे के समझौता कराया जाए। तो आपने देखा, ये हमारे साथ चेयरमैन छपरौली श्री धर्मेंद्र खोखर साहब, हमने इनसे बात की उस मामले के ऊपर जिसमें एक डॉक्टर के द्वारा कथित रूप से गलत ट्रीटमेंट देने के कारण एक 13 से 14 वर्षीय 13-14 साल की जो बच्ची है उसकी डेथ हो जाती है और पुलिस उल्टा उस मृतक बच्ची के परिजनों पर ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। चेयरमैन साहब का कहना है कि ये उस बच्ची के परिजनों को, मृतक बच्ची के परिवारजनों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे इन्हें लखनऊ जाकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से भी क्यों ना मिलना पड़े।